अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 11। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कर रहे थे और हम अपने 11.3 क्वेश्चन पर पहुंचे थे। 11.3 क्वेश्चन में पूछा गया है यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर। अगर आपका फ्रेंड किसी कॉर्नर में है तो आप उसको सुन सकते हैं, उसकी साउंड को। बट यू कैन नॉट वॉच हिम वाई, मगर आप उसको देख नहीं सकते। यानी कोई रास्ते में दीवार हाइल है या कोई कॉर्नर है जिसके दूसरे सिरे पर वो मौजूद है, आप उसकी साउंड को सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। रीज़न बताएं। स्टूडेंट आंसर की तरफ जाता हूँ। वी कैन लिसन टू आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्त को सुन सकते हैं राउंड अ कॉर्नर ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न, जो कि हमने वेव के बारे में जाना था कि वेव डायफ्रैक्ट करती है अपने एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाते हुए। यानी किसी एक ही मीडियम में अगर हो तो वो क्या करती है, या अगर उसके रास्ते में कोई बैरियर आ जाए तो उससे बेंड होकर गुजर जाती है। तो साउंड के साथ, साउंड वेव के साथ भी ये प्रोसीजर है, वो डायफ्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम अपने फ्रेंड की साउंड को सुन सकते हैं। लाइट कैन नॉट डायफ्रैक्ट। अब हम ये इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हम उसको देख क्यों नहीं सकते। हमें पता है कि सन से, हमने अपने 9th क्लास में ये बात जानी थी कि जो लाइट आ रही है वो शॉर्टर वेवलेंथ की हैं। तो जो लाइट है वो कैन नॉट डायफ्रैक्ट लाइक साउंड, साउंड की तरह डायफ्रैक्ट नहीं करती, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो साउंड की वेवलेंथ से लेस है, इस वजह से वो उतना ज्यादा डायफ्रैक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं किसी कॉर्नर पर हमसे, मगर देख नहीं सकते। 11.4 की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11.4। 11.4 में पूछा गया है कि व्हाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ ए स्टीरियो इन अ रूम with what wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor। ऐसा रूम जिसके अंदर कारपेट है, उसमें जो स्टीरियो है उसको जो उसका जो वॉल्यूम है उसको बहुत ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू ऐसा रूम जिसमें वुडन फ्लोर हो। तो स्टूडेंट, हमने ये बात जानी थी कि जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है किसी सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस जो है वो खासी रिजिड हो और स्मूथ हो तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होती है वो ज्यादा होती है, और अगर साउंड जो सरफेस है वो पोरस हो और रफ सी सरफेस हो तो वहां पर जो साउंड है वो कम रिफ्लेक्ट करता है, वेव ज्यादा अब्सॉर्ब कर जाती है। यही रीजन है कि जो स्टीरियो है, जो कि कारपेट रूम है, वहां पर उसके वॉल्यूम को ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड ऐसी है जो कि वो कारपेट में अब्सॉर्ब हो रही है। वो वेव्स जो कारपेट में अब्सॉर्ब हो जाती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। और जब वुडन फ्लोर की बात की जाए तो वहां पर तमाम वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें सुनाई देती हैं। यही वजह है कि वहां पर वॉल्यूम जो है वो कम रखना पड़ता है। तो आंसर की तरफ जाते हैं जी। बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने आंसर लिखना है जी, बिकॉज reflection of sound is more prominent, reflection of sound is more prominent because reflection of sound is more prominent if the surface is rigid, if the surface। अच्छा स्टूडेंट, देखें, मैंने आपको बताया है कि साउंड जो होती है वो कारपेट में ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसकी पूरी डिटेल में मैंने आंसर लिखा है जी, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ, सिंस कारपेट इज अ सॉफ्ट पोरस मटेरियल सो इट अब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी देन वुडन फ्लोर। कि हमारे पास जो कारपेट है वो क्या करती है, वो ज्यादा साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वहां पर स्टीरियो का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11.4। क्वेश्चन नंबर 11.5 की तरफ मूव करते हैं जी।
11.5 11.5 में ये पूछा गया है जी, a student says that the two terms speed and frequency of the waves refer to a same thing. What is your response? यानी एक स्टूडेंट क्लेम करता है कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक ही चीज के नाम है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? स्टूडेंट, हमने अपने टॉपिक में दोनों को, अपने चैप्टर के टॉपिक में दोनों को डिस्कस किया था, स्पीड को 9th क्लास में और फ्रीक्वेंसी को 10th क्लास में, और दोनों की डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि दीज टू क्वांटिटीज आर डिफरेंट थिंग्स। अगर पहले स्पीड की बात करूं तो मैं इसको आंसर क्यों करूंगा कि पहले स्पीड की बात करता, पहले आंसर बता देता हूं। नो, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, दीज टू क्वांटिटीज आर डिफरेंट। अब हम इसको बताते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पहले हम स्पीड के बारे में बता देते हैं, बिकॉज स्पीड क्या है जी? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। एंड अब हम बात कर देते हैं फ्रीक्वेंसी की, एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स भी कहा जा सकता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस, या तो कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड पर सेकंड। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। किसी एक सेकंड में जितनी बॉडीज में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.6 की तरफ मूव कर रहा हूं। ये हमारा 11.5 था। अगर 6 की बात की जाए तो 6 में हमें पूछा गया है कि टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस। टू पीपल जो हैं वो सेम डिस्टेंस से, किसी सेम डिस्टेंस से एक सेम म्यूजिक को सुन रहे हैं। दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, वो इसकी लाउडनेस से डिसएग्री हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन, ऐसा कैसे हैपन हुआ, कैसे रोनमा हुआ? स्टूडेंट, हमने लाउडनेस पे डिपेंडेंस जो अपने चैप्टर में डिस्कस की थी, वहां पर हमने ये जाना था कि लाउडनेस जो है वो किसी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, और 4th फैक्टर जो हमने वहां पर बताया था वो थी फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ द पीपल। तो हम इसका आंसर करेंगे बिकॉज लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स। पहले हम इसकी डिटेल भी लिख सकते हैं, जो कि पूरा क्वेश्चन ही हम लिख सकते हैं कि टू पीपल डिसएग्री ऑफ द, ये हम यूं लिख सकते हैं कि टू पीपल्स डिसएग्री, पीपल जो हैं वो डिसएग्री हैं, एग्री ऑफ द लाउडनेस ऑफ द सेम। ये लाउडनेस के साथ हमें ये भी बताना है कि उसकी लाउडनेस जो है वो कैसी है, म्यूजिक सेम है, यानी सेम डिस्टेंस लाउडनेस डिसएग्री ऑफ द लाउडनेस ऑफ सेम म्यूजिक एंड सेम डिस्टेंस, सेम म्यूजिक एंड सेम डिस्टेंस। बिकॉज, रीजन आप बताएंगे, बिकॉज लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स, लाउडनेस जो है वो also depends on physical condition of the ear of the people या listener। physical conditions
of the ear of the listener। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11.6। 11.7 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11.7, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड? स्टूडेंट 11.7 में ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन और इको का कोई डिफरेंस है। 11.7 वैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्शन और इको को एक बुक के हिसाब से एक ही डेफिनेशन में बयान किया गया है, लेकिन इनमें जो माइनर सा यहाँ पर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, रिफ्लेक्शन तो कुछ कई चीज़ों के लिए हो सकती है। एक बॉल भी रिफ्लेक्ट करती है और एक लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन साउंड जब रिफ्लेक्ट करता है तो हम उसको इको भी बोलते हैं। लेकिन इको के सुनाई देने के लिए कुछ पार्टिकुलर टाइम है और कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस है। वो दोनों बातें रिफ्लेक्शन और इको को आपस में डिफरेंट करती हैं। हम लिखते हैं कि यस कि इन दोनों में डिफरेंट है। यस, इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या हम यूं लिख सकते हैं कि हैव माइनर डिफरेंस। यस, इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड echo and reflection of sound have minor difference। तो यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, डिफरेंस लिखता हूं, यहां पर मैं इको लिख देता हूं और यहां पर मैं रिफ्लेक्शन लिख देता हूं। सबसे पहले इको की बात करें तो इंसिडेंट इको जो है, इको कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन, इको जो है वो हमें ऑब्जर्व होगी फॉर इको ये थोड़ा शॉर्ट कर लिखता हूं, फॉर इको मैक्सिमम डिस्टेंस इज 70 मीटर फ्रॉम द between listener and reflective surface। for echo maximum distance is 70 meter between, distance जो है वो होना चाहिए between listener and reflective surface। और अगर हम इसी लिहाज से रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में अकर एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस से अकर सुनाई दे रिफ्लेक्ट कर सकती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में अकर एनी डिस्टेंस, इसके लिए जरूरी नहीं है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 70 मीटर हो। यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा कोई एक इसमें दरमियान डिफरेंस है, कोई दूसरा डिफरेंस भी लिख देता हूँ। सेकंड डिफरेंस में है जी, इको जो है कैन बी हियर्ड ओनली व्हेन टाइम डिफरेंस बिटवीन द साउंड एंड इको। इको जब हमें सुनाई देती है और जब साउंड प्रोड्यूस होती है उनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकंड होता है फॉर इको। और यहाँ पर ऐसा कोई केस जरूरी नहीं है, किसी भी टाइम पर वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हम इसके लिए लिखते हैं जी, इको कैन बी हियर्ड व्हेन time difference between
फाइंड टाइम डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड इको। साउंड जब प्रोड्यूस होती है तब, एंड इको, साउंड और इको के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? इज मस्ट बी 0.1 सेकंड, मस्ट बी 0.1 सेकंड। और रिफ्लेक्शन के लिए नो सच रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी। फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हमारा आंसर होगा जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11.7। 11.8 की तरफ मूव करते हैं। 11.8 11.8 में ये पूछा गया है कि विल टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड टुगेदर कंस्टिट्यूट अ 100 डेसिबल साउंड, एक्सप्लेन। 11.8 क्या 50 डेसिबल की कोई दो साउंड जो हैं वो मिलकर 100 डेसिबल यानी कंस्टिट्यूट आप एक दूसरे के साथ उनका इफेक्ट को अगर ऐड किया जाए तो क्या वो 100 डेसिबल की साउंड लेवल की प्रोड्यूस करवाती हैं? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर बनता है कि नो, ऐसा नहीं होता है। और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि इसके लिए जो साउंड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि वो जो स्केल है इंटेंसिटी के लिए वो हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल। यानी हमने अपने टॉपिक में ये बात जानी थी कि लाउडनेस जो है वो लॉग इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हमने लाउडनेस का जो लेवल था उसके लिए L - L नॉट इक्वल के लॉग आई और आई नॉट की बात की थी, तो ये जो इंटेंसिटी है ये लॉग के साथ आती है। यही रीजन है कि जो लाउडनेस है जो हमारे पास 50 डेसिबल है किसी एक साउंड की, किसी दूसरे साउंड की भी 50 डेसिबल है, वो दोनों कंस्टिट्यूट होकर 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका आंसर आपने करना है जी नो, नो। और इसकी डिटेल आपने लिखनी है जी टू सेपरेट 50 डेसिबल, टू सेपरेट 50 decibel, to separate 50 decibel sounds together do not constitute 100 decibel साउंड। और रीजन आपने लिखनी है because डेसिबल इज लॉगरिथमिक स्केल। डेसिबल जो है वो साउंड को मेजर करने के लिए लॉगरिथमिक स्केल है, यानी लॉग के साथ हम इसका रिजल्ट लेते हैं। इस वजह से ये 50 और 50 मिलकर 100 डेसिबल कंस्टिट्यूट नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन रह गया है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे फिजिक्स 10 चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और हमारा लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन रह गया था जो कि पिछले लेक्चर में हमने 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11.9 की। 11.9 में ये पूछा गया है कि वाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड जो है वो क्यों मेडिकल फील्ड में यूज की जाती है।
स्टूडेंट रीजन आपने आंसर में ये बतानी है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। हमें ये पता है कि अल्ट्रासाउंड वेव ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन V इक्वल टू F लैम्डा, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी, और स्मॉलर वेवलेंथ को हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए यूज करते हैं। यहां तक आप आंसर नोट करें। इस वेवलेंथ इज स्मॉलर, सो वी कैन यूज अल्ट्रासाउंड फॉर स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बाद मैं यहां पर दोबारा से इसको रेज करके लिखने जा रहा हूं। हम इसको स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए यूज करते हैं एंड study of small objects, and also used for the diagnosis and treatment of ailments and used to make the picture of internal organ of the picture या image of the internal organ of the human body, स्टूडेंट इसको मेडिकल फील्ड में इसलिए यूज किया जाता है कि इसकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है, और स्मॉलर वेवलेंथ की मदद से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी के लिए वेव ट्रांसमिट की जाती है, रिसीव करके उनको एम्पलीफाई कर लिया जाता है और एक इमेज बना ली जाती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड को में प्रॉब्लम चेक किया जा सकता है। ब्लड क्लॉट, अगर हमारी वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए इस वेव को यूज किया जाता है। सिमिलरली हम इसको मेडिकल की फील्ड में बाकी ऑर्गन स्टोमिक या दूसरे ऑर्गन की भी पिक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे